नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में हम बात करेंगे दिल्ली की, कभी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी तो कभी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई। इन दोनों एजेंसियों ने एक के बाद एक कई केसेस में हाथ डाला। जांच चल रही है और इसके चलते दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और घिरती नजर आ रही है। आज अरविंद केजरीवाल सरकार पर लग रहे नए केसेस, नए इल्जामों की विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है। लक्षद्वीप के दौरे पर गए, उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की। लोग गूगल पर खोजने लगे ये स्नॉर्कलिंग क्या होती है। मुंह में पाइप लगाकर समुद्र की जो ऊपर की सतह है उसके अंदर देखना और फिर जो नयनाभिराम दृश्य हैं उनसे अपने आप को मुदित करना। पर जो बड़ी खबर बनी वो ये कि प्रधानमंत्री इसके बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद यूएई के दौरे पर जाएंगे और वहाँ पर होगी एक बड़ी सभा। 13 फरवरी को ये दौरा होगा संयुक्त अरब अमीरात का और अबू धाबी में होगी सभा और इसका नाम दिया गया है ऐलान मोदी 2024। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इंडिया टुडे के मुताबिक इसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की शिरकत की उम्मीद है और अगले दिन यानी 14 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में तैयार हो रहे स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकते हैं। संस्था ने कन्फर्म किया है कि प्रधानमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जा रहा है और 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। अगली सुर्खी कांग्रेस पार्टी और कोर्ट से जुड़ी है। पहले बात दिग्विजय सिंह की। 8 जुलाई 2023 के दिन राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक यानी कि मुखिया माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर पर कुछ टिप्पणियां की थी। इसके खिलाफ ठाणे में कुछ संघ कार्यकर्ताओं ने मानहानि का मुकदमा किया था जिसकी सुनवाई एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो रही थी। 4 जनवरी को हुई सुनवाई में दिग्विजय ने कहा कि मैंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, पर कोर्ट ने कहा पोस्ट भले डिलीट की हो पर आपको लिखित में माफीनामा देना पड़ेगा। अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। पार्टी के एक और नेता पवन खेड़ा, उनका भी कोर्ट से जुड़ा एक अपडेट आया। फरवरी 2023 में मुंबई में प्रेस वार्ता को वो संबोधित कर रहे थे और तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की थी। नरेंद्र मोदी का मिडिल नाम है दामोदर दास, जो कि उनके पिता का नाम है। तो नाम होता है गुजरात की परंपरा के मुताबिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन पवन खेड़ा ने कहा नरेंद्र गौतम दास मोदी। इस पर यूपी सरकार ने उनके खिलाफ एक केस किया। 23 फरवरी को वो दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार भी किए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर छूटकर बाहर आए। 17 अगस्त को इस केस के खिलाफ पवन खेड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने केस खारिज करने से इनकार किया। फिर पवन सुप्रीम कोर्ट गए और 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ केस को खारिज करने से इनकार कर दिया। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को लेकर एक बयान दिया जिस पर विवाद हो गया। उन्होंने भगवान राम को मांसाहारी करार दिया और कहा कि राम हमारे हैं, बहुजन के हैं, वो शिकार करके खाते थे और ये भी कि आप चाहते हैं कि हम शाकाहारी बन जाएं लेकिन हम राम को अपना आदर्श मानते हैं और मटन खाते हैं। इस बयान पर विवाद शुरू हुआ। बीजेपी और एनसीपी के अजित पवार गुट की ओर से विरोध जताया गया और बयानबाजी हुई। भगवान श्री राम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आज जब सारी दुनिया उनके बारे में आनंद उत्सव मना रही, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थल की प्रतिष्ठा की, ऐसे समय के अंदर ऐसी बातें करना गलत है, निषेधार्थ है, उसके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। वो केवल लाइमलाइट में लेने के लिए ऐसी सारी बातें करते हैं। लल्ला के ऊपर जो एक बोलते हैं विचारहीन जो व्यक्ति हो सकता है, जो मेंटली अपसेट हो सकता है, वो ही इस तरीके से राम भगवान के ऊपर ऐसे इस तरीके के टीका टिप्पणी कर सकता है। हमारे महाराष्ट्र में कई लोगों की राजनीति इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने आज भगवान पे भी टीका करना हमारे महाराष्ट्र में शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है वो विधायक को आगरा की सख्त जरूरत है। अगर आगरा जाने की टिकट नहीं मिलती होगी तो हमारे रवि जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। पर ऐसे लोगों को आगरा ही सूट करता है, बाकी कहीं जगह पे उनको सूट, और जिन क्षेत्र का वो लोग प्रतिनिधि करते हैं, लोग प्रतिनिधि करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों ने इनको उत्तर देना चाहिए। जो राम भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं। सवाल के बाद आव्हाड ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी और रिसर्च का हवाला दिया। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है
उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। खेद व्यक्त करता हूं। अगली सुर्खी आंध्र प्रदेश से है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की मुखिया शर्मिला ने अपनी पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। बता दें, शर्मिला ने अपने भाई जगनमोहन रेड्डी से राजनीतिक विरासत को लेकर हुई अनबन के बाद जुलाई 2021 में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी शुरू की थी और आज इसी का विलय हुआ और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से ये कहा। Today, I am very happy to be merging YSR Telangana Party into the Congress Party. It gives me immense joy that the YSR Telangana Party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. सुर्खियों के बाद अब बारी बड़ी खबर की। दिल्ली में ईडी और सीबीआई के एक्शन की। शराब घोटाले के केस में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल करने के लिए तीसरा समन जारी किया था और केजरीवाल ने इस पर ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया, ये हम जानते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले बता दें कि एक के बाद एक समन मिस करने के पीछे केजरीवाल ने कारण क्या गिनाए। पहले समन में कहा वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, दूसरे में कहा विपश्यना साधना के लिए जा रहे हैं और तीसरे समन में कहा कि राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां हैं, इसमें व्यस्त रहेंगे। और हर बार एक बात दोहराई भी, ईडी मुझे नहीं बता रही कि वो मुझे आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं या गवाह की हैसियत से, और ये भी नहीं बताया कि ईडी मुझे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रही है या दिल्ली के सीएम या एक आम आदमी के तौर पर। ये तो 3 जनवरी तक का घटनाक्रम हो गया, लेकिन इसी दिन देर रात आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना ने एक ट्वीट किया कि खबरें मिल रही कि ईडी कल सुबह यानी 4 जनवरी की सुबह केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है, हिरासत में ले सकती है। सुबह हुई, सूत्रों के हवाले से खबर आई कि ईडी ऐसा कोई एक्शन लेने नहीं जा रही है। फिलहाल ईडी एक और समन, चौथा समन जरूर जारी करेगी। फिर खबर आई केजरीवाल 6 जनवरी को लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर गुजरात जाएंगे और दोपहर 12 बजे केजरीवाल समन स्किप करने के अपने कारणों के साथ टीवी स्क्रीन पर फिर नमूदार हो गए और उन्होंने दिया ये बयान। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल की सफाई और आरोपों के बाद बीजेपी ने भी अपने हिस्से के आरोप लगाए। कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। राजनीति में आने से पहले
श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं, एक साल से ज़्यादा पड़े। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल का भी भ्रष्टाचार में उतना ही हाथ है। अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानियों से भरा ये दिन अभी खत्म नहीं होने वाला था। एक और केंद्रीय एजेंसी की जांच आनी थी। दरअसल 4 जनवरी को ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक दूसरे केस में केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ये क्या मामला है, संक्षेप में जानते हैं। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक संचालित करती है। इन मोहल्ला क्लिनिक्स को आप लोकल डिस्पेंसरी जैसा समझ सकते हैं। यहाँ एक डॉक्टर होता है जो छोटे मोटे आम लोगों के इलाज के वास्ते बैठता है। मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो प्राथमिक जांच होती है। कई अंदरूनी कारणों की जानकारी के लिए पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी भी रेफर किया जाता है। अगर आप दिल्ली के सरकारी अस्पताल में जांच कराते हैं तो जांच फ्री, प्राइवेट लैब में कराते हैं ये जांच तो आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद वो पैसा आपको मिल जाता है, रीइम्बर्स हो जाता है, जो दफ्तर की भाषा में कहें तो। रोगों की जांच वगैरह के बाद इस मोहल्ला क्लिनिक से आपको मुफ्त में दवा मिलती है। और रोग अगर मोहल्ला क्लिनिक में बैठे डॉक्टरों के बश का नहीं है और स्पेशलाइजेशन चाहिए तो दिल्ली सरकार की कम्युनिटी हेल्थ केंद्र या अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। ये तो प्रोसेस हुआ। विवाद क्या है? मोहल्ला क्लिनिक के इस जांच वाले फेर को लेकर है। आरोप लगाए गए कि प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में नकली मरीजों के लाखों के टेस्ट किए गए। आरोप सामने आने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग ने जांच की। जांच रिपोर्ट विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेजी और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी और अब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की। ये तो हुआ केस का संक्षिप्त ब्यौरा। अब पूरी कहानी विस्तार से समझिए। अगस्त 2023 दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को सूचना मिली कि दिल्ली के साउथ वेस्ट, शादरा और नॉर्थ ईस्ट जिलों में चल रहे 7 मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले कुछ स्टाफ मेंबर अपनी डेली अटेंडेंस में धांधली कर रहे हैं। इन मोहल्ला क्लिनिक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग से स्टाफ की अटेंडेंस दर्ज होती है तो हर बार अटेंडेंस की बारी आने पर ये लोग अपना पुराना वीडियो प्ले कर देते थे और अटेंडेंस दर्ज हो जाती थी। स्टाफ की गैर मौजूदगी में मोहल्ला क्लिनिकों में जो मरीज आ रहे थे उन लोगों का इलाज बिना ट्रेनिंग पाए लोग कर रहे थे। इन मोहल्ला क्लिनिकों में काम कर रहे अधिकतर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें पैनल से हटाया गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। साथ ही यहाँ के जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक के प्राइवेट लैब में कराए गए जाँच के आंकड़े जुटाए गए। ये भी पता चला कि सिर्फ 2 प्राइवेट लैब में ही जांच के लिए भेजा गया था। इनके नाम क्या है? एजिलस डायग्नोस्टिक्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। टेस्ट रिकॉर्ड की जांच में पता चला कि मरीजों की जांच के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसमें फर्जी फ़ोन नंबर इस्तेमाल किए गए। कागजों के मुताबिक जांच भी कर दी गई, गड़बड़ियाँ मिली। इसके उदाहरण समझिए। 5 मोहल्ला क्लिनिक में सैंपल देने वाले 8,251 लोगों के फ़ोन नंबर नहीं थे। जांच में कुल 42 फ़ोन नंबर मिले जो अंक 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होते हैं। ध्यान रहे, भारत में इन अंकों से फ़ोन की सीरीज़ अभी तक शुरू नहीं की गई, यानी ऐसे कोरम पूरा करने के लिए नंबर भर दिए गए। 3092 रिकॉर्ड ऐसे मिले जहां फ़ोन नंबर की जगह 10 बार बस 9 लिखा था, जैसे 9999 ये 5 बार। ऐसे कुल 928 फ़ोन नंबर मिले जो 15 से ज़्यादा बार रिपीट किए गए थे और 11,657 फ़ोन नंबर ऐसे जहां फ़ोन नंबर की जगह सिर्फ 0 का अंक भरा गया था। कुल कितने टेस्ट हुए? 6,06,837 टेस्ट। अभी हमने आपको बताया कि जुलाई से सितंबर तक का ही आंकड़ा है और मामला भी 7 मोहल्ला क्लिनिक और उनसे जुड़ी लैब तक सीमित है। अगर ये विसंगतियां सही हैं तो सोचिए जांच का दायरा कितना बड़ा हो सकता है और कितनी गड़बड़ियां मिल सकती हैं। इस प्रकरण को और समझने के लिए हमने बात की पत्रकारों से। ये है कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कि क्विड प्रो को हुआ इस केस में, यानी कि जो शराब की कुछ चुनिंदा कंपनियां थी या डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके साथ मिलकर पॉलिसी इस लिहाज से बनाई गई। कुल मिला के हुआ ये कि जो CBI है या ED है, उनका दावा ये है कि शराब के व्यापारियों के साथ मिलकर एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे इन कंपनियों का फायदा हो। और इसके साथ साथ जो CBI है वो ये दावा करती है कि किकबैक्स आम आदमी पार्टी को दिए गए हैं और इसी किकबैक के सहारे उसने जो विधानसभा का चुनाव था गोवा में उसको लड़ा है। इतनी जानकारियों की फाइल जब LG ऑफिस पहुंची तो उन्होंने CBI जांच की सिफारिश की और इसके बाद भाजपा के नेताओं ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर नए सिरे से आरोप लगाए। ED कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ED जाएगा ही। ED कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? इस प्रकरण पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी आई है। हमारे पास
ऐसी सूचनाएं हैं कि आज पूरी तैयारी थी और जानती है ईडी भी है कि पूरी तैयारी थी। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से। ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी, कह रहा उनका कोई सोर्स। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि सुबह 7 बजे आना था, आपका खेल खुल गया। अब तो कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे। तो ये जो ईडी की कलाकारी है वो सब लोग समझते हैं। आज पूरी तैयारी थी, पूरा प्लान था, बात खुल गई, इसलिए अब ईडी उससे रिट्रैक्ट कर गई। मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा ये पहला मामला नहीं जिसमें जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया हो। इसके पहले साल 2023 में ही एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक कई मरीजों की शिकायत के बाद दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले प्रमुख अस्पतालों से सैंपल इकट्ठा हुए दवा के, और लैब टेस्ट में ये कई सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। और एलजी ने क्या कार्रवाई की सिफारिश की है ये भी जानते हैं। दिल्ली में ऐसा ये पहली दफा नहीं है कि किसी मामले को लेकर के सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। कई सारे मामलों में पहले भी सीबीआई को मामला सौंपा जा चुका है। जो शुरुआत हुई थी वो एक तो लीगल पॉलिसी को लेकर के, जो आबकारी मामले को लेकर, जिसमें अब मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक गिरफ्तार है। इसके अलावा बसों की खरीद के मामले में भी सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, जिसमें 1000 बसों की खरीद का मामला था। उसके बाद दिल्ली के गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो शिक्षक भर्ती का मामला था, उसमें भी सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया गया है पहले ही। अब जाकर के दवाइयों में जो गड़बड़ी है, जो सब स्टैंडर्ड या नकली दवाइयां हैं, उनकी जांच भी सीबीआई कर रही है। और अब जाकर के मोहल्ला क्लिनिक में जो पैथोलॉजिकल लैब में जांच की शिकायत है, उसमें भी सीबीआई का इंक्वायरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल बने थे, उसमें बिल्डिंग निर्माण में भी जो शिकायत आई थी, उसको लेकर के भी सीबीआई की जांच चल रही है। तो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें अब दिल्ली सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट से जुड़े हुए मामले सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। आपने केस के ब्यौरे सुने। ध्यान दिया होगा ज्यादातर केसेस में विभाग में काम करने वाले अधिकारी ही जांच कर रहे थे, फिर मामला पहुंचा सतर्कता विभाग, फिर चीफ सेक्रेटरी और आखिर में एलजी। सवाल उठता है जब एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही थी? कैसे पता नहीं चल पा रहा था कि उनकी नाक के नीचे उनकी फ्लैगशिप स्कीम में गड़बड़ियां हो रही हैं? अब जो भ्रष्टाचार के दावे हो रहे हैं, देखिए एलजी वीके सक्सेना जब से दिल्ली में आए हैं तब से ही शुरुआती दिनों में विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया गया। तमाम जो स्कीम्स हैं, चाहे आप जो भी बड़ी स्कीम्स हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसकी वजह से जानी जाती है, शिक्षा, स्कूल्स को बनाना, जो स्वास्थ्य है वो सरकारी अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह के मामलों की जांच शुरू हुई विजिलेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। और एक एक करके फिर ये दौर हम अब देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि उन्हीं विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स को अब सीबीआई को सौंपा जा रहा है, ये कहते हुए कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पहले क्लासरूम वाले में हुआ, फिर मोहल्ला क्लिनिक में आज जो लेटेस्ट जब हम बात कर रहे हैं तो एक सिफारिश भेजी गई है कि यहाँ पे घोस्ट पेशेंट्स के तहत टेस्ट कराया जा रहा था ताकि प्राइवेट लैब्स को फायदा मिले। जो क्लासरूम कंस्ट्रक्शन है उसको भी भेजा गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ स्नूपगेट का एक मामला है। अगला सवाल, क्या चुनावी साल में दिल्ली सरकार से जुड़े और मामले भी सामने आ सकते हैं? 19 तारीख को दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव होना है। उसके बाद लोकसभा का कैंपेन आप फरवरी से इस मान के चल सकते हैं कि शुरू हो जाएगा। इस बीच पंजाब से लेकर दिल्ली, गुजरात, गोवा, यहाँ पे सीट शेयरिंग का मसला है जो फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस के अंदर, और फिर कैंपेन। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा कह रहे हैं जो दिल्ली और पंजाब तक लिमिटेड नहीं है। अगर इंडिया अलायंस का कैंपेन चलता है तो पैन इंडिया एक ऐसा फेस है विपक्ष के पास जिसकी अपनी एक पब्लिक अपील है, तो वो समस्याएं तो खड़ी होंगी। फिर हरियाणा का चुनाव है जिसको लेके बहुत एम्बिशियस है आम आदमी पार्टी, उम्मीद लगाए बैठी है कि वहां कुछ क्रैक हो सकता है, गुजरात जैसा फोर्ट्रेस क्या। तो उस उम्मीद में, और फिर हरियाणा का चुनाव खत्म होते ही अक्टूबर 2024 में जो चुनाव होना है, उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए बहुत ज्यादा समय बचेगा नहीं। और जैसी स्थिति दिल्ली में बनी हुई है पॉलिसी पैरालिसिस की, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए अब अगले 12 महीने बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। और जब स्थिति ये है तो आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, अंदर खाने क्या हो रहा है? आखिरकार जब अरविंद केजरीवाल नहीं है
तो फिर आम आदमी पार्टी का सत्ता में होने का बहुत ज्यादा क्या मतलब रहेगा या नहीं रहेगा। और यही वजह है कि देखिए आम आदमी पार्टी ने इस बात को समझा, 3 महीने डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों तक पहुंचे और वो कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। और ये बात भी, ये कंफ्यूजन भी नहीं चाहती आम आदमी पार्टी की कहीं दूर दूर तक आए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। और यही वजह है कि बार बार रिपीट करके कहा जा रहा है कि चाहे अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर रहें या जेल के अंदर रहें, सरकार वही चलाएंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। फाइल्स जेल के अंदर से देखेंगे, अब कैबिनेट जेल के अंदर से चलेगी। उम्मीद है जांच पूरी होगी, जल्द मामला सुलझेगा और जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद करने वाले गुनहगारों को सजा मिलेगी। अगर राजनीतिक प्रतिशोध है तो वो भी जांच में सामने आएगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।